पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मतलब उन परिवार के जो अगल बगल उनके और लोग भी थे, वो भी हमें छोड़ने वहां तक आए, नौठा बस में बिठाने के लिए। हमारा सामान हम नहीं लाए, मतलब वो सामान लेके आए। तो मतलब गांव का इस तरह का माहौल होता है, इतना प्यार प्रेम का। तेरे सुर और मेरे गीत दोनों मिलकर बनेगी प्रीत। नमस्कार, टुकटुकी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं सोमेश्वर नगर में। सोमेश्वर नगर ऋषिकेश में आता है और यहां पर हम मुलाकात कर रहे हैं श्रीमती नीलम जोशी जी से। आप संस्कृत की प्रवक्ता हैं श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज में, और सबसे खास बात यह है कि आप श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा भी रही हैं। और आपका बचपन थली सेंट ब्लॉक, जिला पौड़ी गढ़वाल के गांव मजयूर में बीता है। आपका स्वागत है। नमस्कार। चैनल के जो कार्यक्रम के संयोजक करने वाले उनको प्रणाम करती हूँ, और सभी देखने वालों दर्शकों को भी प्रणाम करती हूँ। नीलम जी काव्य रचनाएं करते हैं। आप संस्कृत की अध्यापिका हैं। मैंने आपका काव्य पाठ सुना है और मुझे लगा क्यों ना मैं आपसे मुलाकात करूं। नीलम जी, मैं आपके बचपन के कुछ किस्सों को भी जानूंगा, और आप जब आप पढ़ाई कराते हैं बच्चों को, जब आप शिक्षण करते हैं, उसके बारे में भी आपसे जानकारियां लेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि जो काव्य रचनाएं करने की जो रुचि जागृत हुई। हाँ, तो सर जो आप मुझे पूछ रहे थे कि काव्य रचनाएं मतलब कैसे मेरा इसमें रुचि जागी, तो हमारा तो क्या है कि बचपन जन्म हमारा गांव में हुआ। तो गांव में तो कि स्कूल जाते हुए या घास काटते हुए जो भी हम काम करते थे, तो हमेशा गुनगुनाते रहते थे कि दिन भर खेतों में काम करना है, तो गाते रहते थे। स्कूल वगैरह में भी प्रोग्राम वगैरह में भाग लेना। तो गाने का मुझे तो पहले से बहुत शौक है, क्योंकि हम नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाने लगाते थे। रेडियो चलता था उस टाइम, तो वो रात के प्रोग्राम आते थे ना रात तक, तो उनको सुनते थे। तो तब से मेरा है कि मतलब मैं भी गा सकती हूँ, मतलब ऐसा था। इसी तब से हम बस गाते हैं, समझ लो, कुछ भी जैसे जो भी है, मतलब कविताएं वगैरह भी लय में, इस तरीके से। क्योंकि मैंने आपको लय में कविताएं सुनाते हुए देखा है, कविता पाठ करते हुए देखा है। जी। तो क्यों ना एक कविता हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। तो मतलब मेरा एक ही गाने में थोड़ा रुचि है, संगीत के प्रति। तो मैं स्कूल वगैरह में भी श्लोक वगैरह है या संस्कृत गीत वगैरह है, तो वो बच्चों को लय में सिखाती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम कोई भी चीज़ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर बच्चों को हम लय से सिखाते हैं गाने के उसमें, तो उसे बच्चा एकदम सीख लेता है। चाहे छोटा बच्चा हो, कोई भी हो, प्रश्न उत्तर भी हो, अगर हम उन्हें लय में थोड़ा करवाएं, तो ऐसा मुझे लगता है बच्चा जल्दी सीखता है। क्योंकि संगीत का इंसान के हृदय पर एकदम प्रभाव पड़ता है। वैसे रूखी भाषा के बजाय हम ऐसे बताएं तो ज़्यादा बच्चे समझ पाते हैं। तो आज मैंने एक कविता लिखी थी बसंत सुषमा पर, तो वो मैं सुनाना चाहती हूँ थोड़ी सी आप लोगों को। लयबद्ध होगी। परिधान पीत वर्ण के, परिधान पीत वर्ण के, पहन धरा निखर गई। बसंत की छटा सखी सर्वत्र बिखरने लगी। बसंत की छटा सखी सर्वत्र बिखरने लगी। पादप नवीन पत्रों पल्लव पुष्पों से भरने लगे। आम्र मंजरी महक कोयल भी कूकने लगी। उपवन से बात ले सुगंधी, उपवन से बात ले सुगंधी, मंद मंद बह चली। डगर डगर नगर नगर, नवीनता बरस रही। कल कल कलोल से मुखर, स्वाधीन सिंधु बह रही। तट तीर वक मयूर हंस, क्रीड़ा कलाप कर रहे। छल छल छलकता नीर हिम, छल छल छलकता हिम नीर। वसुधा का हृदय भिगो रहा। मुदित हृदय हरा का ज्यों नवयुवती सी खिलने लगी। परिधान पीत वर्ण के,
परिधान पीत वर्ण के पहन धरा निखर गई, बसंत की छटा सखी सर्वत्र बिखरने लगी, बसंत की छटा सखी सर्वत्र बिखरने लगी। बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई है और ये बसंत ऋतु पर आपने सुनाया हाँ जी, है हाँ कि जी। बसंत के समय किस तरह का माहौल हो जाता है, जी। उसके बारे में आपने इस कविता के माध्यम से अपनी बात रखी है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब बचपन में, हाँ जी। जब आप स्कूल जाते थे, कॉलेज पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय का क्या माहौल रहता था आपकी सखियों के साथ, जब आपने कविताएं सुनाते थे, गीत सुनाते थे? माहौल का तो ये है कि जो आज का माहौल है, उस समय का जो हमारे स्कूल जाने का माहौल था, उसमें बहुत ही अंतर आ चुका है। तब तो ये था कि हमारा जो छोटा सा गांव था, तो सब भाई हर घर के जितने बच्चे स्कूल जाते थे सब एक साथ जाते थे। वहाँ मतलब रास्ते में पेड़ थे तो पेड़ में बैठ कर झूला झूले, और जो भी उस समय जैसे गाने वगैरह जो भी चलते थे, प्रार्थनाएं वगैरह, वहाँ पर गाना, खेलना कूदना, इस तरीके से हम लोगों का चलता था। स्कूल में भी ऐसे ही। जब आप स्कूल जाते थे तो आपका स्कूल भी बहुत दूर था। हाँ जी, काफी कितने किलोमीटर दूर था आपका स्कूल? कम से कम 3-4 किलोमीटर होगा। हमारे गांव मतलब नीचे में है, वो चढ़ाई में था स्कूल, मतलब ऊपर के साइड। और जब आप गांव छोड़कर ऋषिकेश आए, क्योंकि आपने 11वीं 12वीं की पढ़ाई ऋषिकेश में हाँ की, जी, हाँ जी, हाँ तो जी। कितना अंतर महसूस आप कर रहे थे? जब हम गांव छोड़कर मतलब यहाँ आए थे ऋषिकेश में रहने के लिए, पढ़ने के लिए, तो शुरू में तो हमें मतलब बिल्कुल भी यहाँ हमारा मन लगा ही नहीं। मतलब हमें बहुत ही अजीब ही लगा, मतलब क्योंकि यहाँ तो ये है कि भाई अपने ही घर में अपने तक सीमित। गांव में तो ऐसा ही नहीं है कि भाई अपने घर में खाना खाए 2 सेकंड में बगल में चाची के घर, गांव में पूरे गांव में अपने घर जैसे लगता था। तो यहाँ शुरू में तो बहुत ही बेकार सा लगता था, मतलब कभी मन लगता ही नहीं था, मतलब शुरू में ना मन, क्योंकि खाने पीने के अब गांव का तो बिल्कुल ही अलग थोड़ा माहौल है भाई। फल फ्रूट हैं तो पेड़ हैं, जैसे अपने भी माल्टे के पेड़ हैं, आड़ू के पेड़ हैं, कई सारी चीज़ें मिलती थी। अब यहाँ शहर में तो हर चीज़ आपको क्या है कि खरीद के खानी पड़ती है। इतना तो क्योंकि परिवार में तो भाई उस तरीके से लिया जाता है खरीदी हुई चीज़, तो इसका भी मतलब इसका फर्क पड़ता था। अच्छा लगता अब तो था। गांव छोड़े हुए वर्षों बीत गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई किस्सा याद आता है जो आपको लगता है कि फिर से गांव की तरफ लौट चले? मन तो ये होता है कि हम गांव में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन क्योंकि अब गांव में उतनी सुविधाएं वगैरह होती नहीं है, कई समस्याएं हैं, तो इसलिए लोगों को गांव छोड़ना पड़ा। वरना जिसका जन्म जिसने मतलब हाई स्कूल तक गांव में किया होगा, तो हर कोई ये चाहता कि मैं कहाँ रहूँ, अपने गांव में रहूँ। मतलब को काफ़ी सारे वो चीज़ें ऐसी हैं कि हम उन्हें अपनी मतलब कह के इतना व्यक्त नहीं कर सकते जितना हम महसूस करके अंदर से मतलब हम उससे समझते हैं कहने में। तो जब आप पढ़ाई कर रहे थे, हाँ जी। तो क्या सोच रहे थे, क्या सोचा था भविष्य के बारे में कि मुझे ये बनना है, मुझे शिक्षिका बनना है, या मुझे गायिका बनना है, या मुझे और भी कुछ किसी और प्रोफेशन में जाना है? तो क्या सोच रहे थे आप उस समय? बचपन में तो ये था कि हम अब गांव में तो ये कि गाने सुनते थे, गाने गाते थे, इतना तो था नहीं कि मतलब नौकरी करना है, टीचर बनना। क्योंकि इतना हमें अब तो क्या है कि मोबाइल पे हर बच्चे को पता है कि मुझे आगे क्या करना है, कैसी पढ़ाई करनी है। हमें तो ऐसा कुछ पता था नहीं कि हमें क्या करना है। बस हम गाने गुने सुनते थे, नरेंद्र सिंह नेगी जी के गढ़वाली गाने वगैरह। पापा यहाँ से कैसेट ले जाते थे, टेप रिकॉर्ड था, तो उसे सुनते थे, तो हम भी सोचते थे कि हम भी गायक बनेंगे, हम भी गाएंगे, मतलब इस तरीके से ऐसा था मन। आपको लगता है कि जो गायकी का जो आपकी पसंद थी गायकी, जिसमें आपकी रुचि थी, कितना करीब पहुंच चुके हैं? क्योंकि आप वाद्य यंत्र भी बजाते हैं, जी, जी, जी। आप गाते भी बहुत अच्छा हैं, आप लिखते भी हैं, कितना करीब पहुंच चुके हैं आप अपने उस शौक के प्रति? मुझे तो लगता है कि जो मैंने सीखा है गाना, जो भी बचपन से मैंने मतलब ये शिक्षा ग्रहण की है, मुझे लगता है कि मुझे जितना मैंने सोचा था उससे अधिक ही मुझे मिला है। मतलब मैंने पढ़ाई भी करी, अच्छी विद्यालय में नौकरी कर रही हूँ आज, और बच्चों को गाने के उसमें सिखाती हूँ। संस्कृत टीचर हूँ, तो श्लोक वगैरह लय में सिखाती हूँ, तो बच्चे भी खुश होते हैं, बोलते हैं मैम आप ज़रा लय में श्लोक सुना दीजिए, तो उनको भी अच्छा लगता है। मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं श्रीमती नीलम जोशी जी से। आप शिक्षिका हैं, आप प्रवक्ता हैं, श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज में संस्कृत आप पढ़ाते हैं। संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कहा जाता है कि संस्कृत हमें संस्कृति से जोड़ता है। जी जी। जब आप पढ़ाते हैं बच्चों को, तो आपको जो संगीत है, जो आपकी विधा है, वो कितना कारगर साबित होती है? पढ़ाने के मामले में तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है अपने उससे कि अगर हम बच्चों को कोई भी चीज़ है, चाहे मुझे लगता है साइंस हो, कुछ भी विषय हो, अगर हम उन्हें एक लयबद्ध तरीके से बताते हैं, लय से, तो बच्चे उससे पूरे मन से सुनते भी हैं और जल्दी समझते भी हैं। जल्दी समझते हैं तो फिर उन्हें क्या होता है, वो याद भी हो जाता है। जैसे मैं भी अपने स्कूल में बच्चों को श्लोक वगैरह याद कराती हूँ या दोहे बोलती हूँ, तो बच्चे
भी याद कर लेते हो उसको। मतलब काफ़ी मुझे लगता है इसका बहुत फ़र्क पड़ता है संगीत का, क्योंकि संगीत ही एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके पास कुछ न रहे तो संगीत आप हमेशा करते हो, चाहे वो सुख का संगीत हो चाहे दुख का हो, कुछ भी हो, संगीत ही एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा। आपका कहना है कि निराशा से आशा की ओर ले जाता है संगीत, और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं संगीत उनको पढ़ाई में सहायक होता है, ऐसा आपका कहना है। मैं एक जी जी एग्जाम्पल जानना चाहूँगा, एक उदाहरण जानना चाहूँगा, जिस उदाहरण जो ये बताए कि आप संगीत के माध्यम से या किसी गीत के माध्यम से या लय के माध्यम से जो बच्चों को पढ़ाते हैं, और संस्कृत जैसा विषय। जी बिल्कुल। मतलब जो हमारा साहित्य है, चाहे हिंदी साहित्य हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, मतलब वो जैसे हिंदी है माना तो छंदों पे लिखी होती है, जैसे गीत है होते माना तो उनमें ताल होती है, सुर होता है, तो वैसे श्लोक वगैरह भी छंदों पे लिखे होते हैं। और हिंदी में तो रस अलंकार का महत्व होता है, उसी पे कविताएं भी आधारित होती हैं। तो बच्चों को भी थोड़ा छंद का ज्ञान करा दो और उस तरह पढ़ाओ तो फिर बच्चे याद कर देते हैं। जैसे कि माना मैं कई बार प्रार्थना सभा में हमारा नित्य होता है, मतलब ये श्लोक उच्चारण वगैरह, दोहे वगैरह बोलना। तो आजकल तो मैं काफ़ी दिनों से हिंदी दिवस चल रहा था, तो मैंने हिंदी दिवस में हमने रोज़ यही बच्चों को करवाया, मतलब दोहे याद करवाए लयबद्ध, और बच्चों ने दोहे गाए। तो जैसे मैं मतलब श्लोक में कई बार से श्लोक सुनाती हूँ क्लास में बच्चों को कि भाई बच्चों ऐसे गाओ। तो जैसे मैं आपको सुनाती हूँ 2 लाइन श्लोक की श्री राम जी पे कि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रबध्ये करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे न विनिवेशयन्तं वटशपत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं मतलब उन्हें लगता है कि ये वो देखते ही बोलते कि मैं संस्कृत है भाई, बड़ी बड़ी लाइनें बड़ी बड़ी पंक्तियाँ हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि बेटा संस्कृत ऐसी कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल हिंदी से भी सरल है। और जो उसमें नंबर का है वो तो एक व्याकरण है, अगर आपकी पूरा सही है तो आपको नंबर मिलेंगे मैथ्स की तरह, मतलब नंबर आपको पूरे मिलेंगे, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। तो बच्चे बोलते अच्छा, उन्हें बोलो भाई कि इसे संधि विच्छेद करके वाक्य तोड़ोगे आप शब्द, तो अपने आप आपको क्या होगा, बोलना भी आएगा, समझने भी ज़्यादा आएगा। और मतलब बच्चे संस्कृत लेते नहीं है, मतलब जो है भी तो बल्कि नंबर उनके ज़्यादा आते हैं, लेकिन उनको ऐसा मन में बना हुआ कि भाई ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, इस तरह से। कई बार तो बच्चों को ये भी लगता है कि इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे, हाँ हम पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन उसके पढ़ने का एक तरीका है। आपने जैसा बताया कि थोड़ा थोड़ा संधि विच्छेद करके, हाँ, शब्दों को तोड़ के अगर उन्हें पढ़ाएंगे तो आराम से वो मुझे लगता है आराम से पढ़ते हैं वो, पर उन्होंने ऐसा अपने यहाँ बना रखा कि भाई हम नहीं पढ़ सकते इसको, ऐसा नहीं। आपने संस्कृत विषय का जो है आपने उसको चुना, जी जी। कोई खास वजह रही है? क्या खास वजह तो ये है कि मतलब मेरे पिताजी भी संस्कृत विद्यालय में टीचर हैं, और तो संगीत का जैसे रुचि थी तो ये था कि माहौल ही संस्कृत का था, तो फिर हमने संस्कृत चुना, चलो इस तरीके से। और अब संस्कृत रच बस गई है। जी 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 बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। संगीत की बात हम करते हैं, हम जो आपने अभी तक जो गायकी आप करते हैं, गीतों को गाते हैं, उनकी रचनाएं करते हैं, आपने कोई शिक्षा ली है, कोई औपचारिक शिक्षा ली है संगीत की? क्योंकि गांव के बाद जब मैं यहाँ आ गई तो मुझे संगीत का तो शौक़ था ही, तो फिर ये कि मैंने यहाँ पर संगीत की भी शिक्षा ली, शौक़ है, मतलब संगीत भी सीखा, जैसे होता ही पहले सीखने में सिलाई का डिप्लोमा, कढ़ाई का डिप्लोमा, सब चीज़ें सीखी हैं। संगीत की मैंने क्लास ली है, गाने का शौक़ था तो इस। अभी हम मुलाकात कर रहे हैं श्रीमती नीलम जोशी जी से। आप श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज में संस्कृत की प्रवक्ता हैं। आप संगीत से आपका लगाव है, आप बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो संगीत के जो अनुप्रयोग हैं उसमें शामिल करते हैं, और बच्चे संस्कृत के कठिन शब्दों को भी बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपके पढ़ाने का तरीका ही कुछ ऐसा है। आप लयबद्ध होकर पढ़ाते हैं, आप भजन भी गाते हैं, और हारमोनियम तो आपने खुद से सीखा है। आप बता रहे हैं कि ये हारमोनियम बजाना, गिटार बजाना, तबला वादन करना, संगीत की पूरा जो विधाएं हैं
उनको सीखने का आपका हमेशा प्रयास रहता है। भजन सुनना चाहेंगे आपसे एक, जो आपने सीखा है, जो आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस भजन को आपसे जानना चाहेंगे, सुनना जी। चाहेंगे। सर जो कह रहे हैं कि भाई सीखना, हर चीज़ सीखते हैं, तो मुझे लगता है कि इंसान का जब तक जीवन चलता है उसको सीखते रहना चाहिए, अगर उसका सीखने का मन हो, क्योंकि इंसान जितना व्यस्त रहता है उतना अच्छा रहता है। खुद भी सीखो और औरों को भी सिखाने की कोशिश करो, ताकि जो जो हमारी संस्कृति है उसका क्या हो सके, प्रचार प्रसार हो सके। इसके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम ही ध्यान नहीं देंगे बड़े लोग, तो फिर आगे जो हमारी संतान है वो कैसे जान पाएंगी कि भाई पीछे इतना संघर्ष था, इतना कुछ था हमारी संस्कृति में। तो ये सब बहुत ज़रूरी मुझे लगता है कि हमें भी सीखते रहना चाहिए, बताते रहना चाहिए बच्चों को। तो मैं सर के कहने से भजन की 4 पंक्तियाँ सुनाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चल पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन सत की नाव केवलिया सद्गुरु, सत की नाव सत की नाव खेवटिया सद्गुरु, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बहुत सुंदर। और मैं तो खो गया था जब आपसे सुना रहे थे, और हारमोनियम पर जब संगत दे रहे थे आप अपने भजन को, और इतना सुंदर माहौल, इस समय इतना सकारात्मक माहौल बन गया था। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चों की परवरिश में जो म्यूजिक है कितना योगदान देता है, घर परिवार का जो माहौल है इसको सकारात्मक बनाने में म्यूजिक का कितना योगदान होता है, यह आपसे जानना चाहिए। जी बिल्कुल। जो घर का माहौल, संगीत ऐसी चीज़ है, ये जो स्वर साधना है ये ऐसी चीज़ है कि आपके घर का पूरा जो माहौल है वो बनता है सकारात्मक। और अगर हम सोच ही सकारात्मक रहेंगे, घर का माहौल ही अगर हमारा सकारात्मक होगा, तो निश्चित रूप से जो बच्चे हमारे घर में बैठे पढ़ाई कर रहे हैं उन पे उस बात का पूरा पूरा असर पड़ेगा। एक दिन कम पड़ेगा, दूसरे दिन पड़ेगा, लेकिन असर ऐसा नहीं है। अगर हमने कोई कार्य किया है तो उसका असर ज़रूर पड़ेगा। जैसे माना मैंने भी, मुझे शौक था संगीत का, तो आज मैं टीचर बनी, तो मुझे मतलब वहाँ संगीत का रास्ता उधर से मिल ही गया। तो वही है कि सीखी हुई चीज़ कभी खराब नहीं जाती, तो इसका बहुत असर पड़ता है व्यक्तित्व पर। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि हैं तो क्या होता था, ओम की ध्वनि होती थी, इससे क्या हमारा योगा भी होता है, कई चीज़ों का फ़ायदा है। सुबह सुबह आप उठ के संगीत करेंगे, कोमल स्वर लेंगे, तो हमारे हृदय पर उतना ही असर पड़ेगा इस चीज़ का। तो इसलिए संगीत का तो मुझे लगता है कि बहुत असर पड़ता है इंसान के व्यक्तित्व निर्माण के लिए। सुबह का समय बहुत ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है। आप कोमल स्वर की बात कर रहे हैं, सुबह के संगीत की बात कर रहे हैं, सुबह के गीत की बात आप कर रहे हैं, सुनना चाहेंगे आप। तो मैं बात कर रही थी कि जो संगीत है, संगीत के 7 स्वर हैं। जो 7 स्वर हैं उससे मतलब कई थाट बनते हैं, कई लाखों करोड़ों राग बनते हैं। जो हमारे पुराने जो क्लासिकल बेस, जो क्लासिकल गाने सुनते हैं उन्हें पता होगा कि जो वो गाने गाते हैं, मतलब अपने उनके रागों का इतना असर था कि भाई दीपक राग गाया तो दीपक जल गया, मेघ राग गाया तो बादल बरस गए। तो मतलब इन चीज़ों में इतनी ऊर्जा है। तो इस हमें जो हमारे आगे हमारी पीढ़ी है उनको भी हमें ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए। तो
मैंने कहा कि जो स्वर हैं सुबह सुबह कोमल सा लगते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत अब तो उतना थोड़ा प्रैक्टिस होती नहीं, फिर भी चलो। तो सुबह का राग है कि भैरवी राग। कोई भी जो संगीतकार हैं जो मतलब बड़े बड़े मंचों पे गाते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं कि जो भैरवी राग है उसको शुरुआत में भैरवी राग बजाने का निर्णय नहीं है, क्योंकि अगर एक बार आपने भैरवी राग सुन लिया फिर कोई राग वहाँ पर जम नहीं पाता, क्योंकि इसके स्वर बहुत मिठास वाले होते हैं, बहुत कोमल होते हैं। इसलिए जब भी कोई भैरवी राग गाता है तो अंत में गाता है उसको। तो मैं उसी के कुछ थोड़ा आरो अवरोह पकड़ वगैरह सुनाती हूँ आपको, कुछ थोड़ा सा। सा रे ग म प ध नि सा, सा नी ध प म ग रे सा, नि सा ग म प ध प ग म ग सा रे सा, हा भैरवी राग की एक बंदिश थी, तो मैं उसकी कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ आप लोगों को। अब तोरी बाकी लोहनिया रे, अब तोरी बाकी लोहनिया रे, अब तोरी बाकी चितवन मेरो मन रस कीनो प्यारी प्यारी बतियाँ करके, अब तोरी बाकी सनद कहे सो भीत भयो कन्हाई, सनद कहे सो भीत भयो कन्हाई, का करूँ माई नहीं मानत कन्हाई, करत लड़ाई, अब तोरी बाकी लोहनिया रे, अब तोरी बाकी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि संगीत का तो राग वगैरह अगर मतलब गाने हैं तो साथ में अगर स्वरों को बांधने के लिए तबला भी ताल चाहिए होती ना, क्योंकि ताल है उसे बांधने के लिए हर चीज़ का, तो फिर इसलिए थोड़ा बहुत अच्छा गा रहे हैं आप, आगे पीछे हो जाता थोड़ा बहुत सा। अच्छा गा रहे हैं, और ऐसा गा रहे हैं कि जो सुन रहा है वो मगन हो जा रहा है। जी। आप संगीत में जब मग्न हो जाते हैं तो मन में क्या चलता होता है, क्या सोचते हैं? मैं तो मेरा तो क्या है कि नित्य प्रति ये शाम को रहता है कि जैसे किचन में भी काम करती हूँ तो अपना गाती रहती हूँ भजन, जैसे सुबह मैं भजन गाती रहती हूँ, ऐसे बहुत सारे भजन मैंने याद कर रखे हैं, गढ़वाली गाने, फिल्मी गाने, उस हिसाब से गाती रहती हूँ सुबह दिन शाम। और शाम को थोड़ी बहुत अपना जब भी मौका मिलता है तो इसे निकालती हूँ और अपना स्वर साधना ऐसे करती रहती हूँ, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि चलो बेकार में व्यर्थ यहाँ वहाँ की बातें करने से अच्छा है कि इस पे बैठे रहो, ईश्वर का ध्यान भी होता है, ईश्वर के शरणागत भी अच्छी मिलेगी हमें भी। बहुत सही कहा। और नहीं, ईश्वर के शरणागत की बात तो है ही, तनाव से मुक्ति का साधन भी संगीत है। जी। तनाव से मुक्त होने के लिए गुनगुनाना बहुत जरूरी है, और जो व्यक्ति गुनगुनाता है वो अपने काम में मगन रहता है, वो ध्यान में रहता है। जी जी जी। आप अभी नैन सिंह नेगी जी की गीतों की बात कर रहे थे, जी जी जी। आप गढ़वाल की फिल्मी गीतों की बात आप कर रहे थे। आप गाते तो बहुत अच्छा है ही, तो सुनना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए आप एक फिल्मी गीत जो आपको पसंद है, जो आपके ज़्यादा करीब। तो मैं फिल्मी गीत की कुछ पंक्तियाँ सुनाऊंगी, वो मुझे लगता है कि राग बिहाग पे आधारित वो गीत है, तो उसकी कुछ पंक्तियाँ सुनाऊंगी। तेरे सुर और मेरे गीत, तेरे सुर और मेरे गीत, दोनों मिलकर बनेगी
मेरे गीत, धड़कन में तू है समाया हुआ, आ धड़कन में तू है समाया हुआ, ख्यालों में तू ही तू छाया हुआ, दुनिया के मेले में लाखों मिले, मगर तू ही तू दिल को भाया हुआ, मैं तेरी जोगन तू मेरा मीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत, तेरे सुर और मेरे गीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत, तेरे सुर और मेरे गीत। बहुत सुंदर, बहुत गांव याद आता है आपको? हाँ, गाँव तो याद आता गांव है। जाते हैं? जाते रहते हैं छुट्टियाँ वगैरह जब होते हैं तो। जब आप गांव जाते हैं तो पहला काम क्या होता है? क्या देखना चाहते हैं अपने गांव में? किनसे मिलना चाहते हैं? जैसे हम गांव जाते हैं छुट्टियों में, जैसे तो मतलब जाके सबसे पहले अपना जो पहले हमारा पड़ता है स्टेशन के पास, वो हमारा इंटर कॉलेज है जहाँ हमने हाई स्कूल किया था, तो हम वहाँ जाते हैं। अपने जहाँ जहाँ हम पढ़ते थे, जहाँ हमारे पहले ये था कि आजकल तो खैर समय काफ़ी बदल चुका है कि आजकल तो मारना वगैरह ऐसा कुछ स्कूल में होता नहीं है। तो पहले हमारे गुरु लोग हम मतलब इतना डरते थे उन्हें, मतलब वो तो हमारी अच्छाई के लिए हमें मारते थे, तो वो भी हमें मारते थे, घर में भी मम्मी पापा मारते कि तुमने कुछ गलत काम किया होगा तो ही तुम्हें गुरुजी ने मारा होगा। तो हम उन जगहों पर जाते हैं। अब मेरे जैसे बच्चे होते हैं ना साथ में, मैं उनको बताती हूँ कि यहाँ में वो सर ऐसा पढ़ाते थे, हम ऐसा करते थे। हर जगह पे जा के देखना, जहाँ पर हम प्रोग्राम करते थे स्टेज पे खड़े होके ऐसा। पुरानी जो सहेलियां मिलती हैं वो कहती हैं आपसे कि नीलम जी एक गीत सुना दीजिएगा, हमें एक गाना सुना दीजिएगा। जब पुरानी मतलब सहेलियों से बातचीत होती है तो होता ही है, सब साथ बैठ के तो बचपन की सारी बातें याद करते हैं कि मैं स्कूल में क्या क्या करते थे, कैसे बोलते थे, कैसे गाते थे। जब गुरुजी के लिए हम मतलब प्राइमरी स्कूल का जैसे किस्सा है कि भाई हम स्कूल जाते थे, लकड़ियाँ वगैरह लेके जाते थे, पहले तो ये नियम था। दूध वगैरह होता तो हम बड़ी क्लास के बच्चे ही जैसे चाय वगैरह बनाते थे, तो फिर चाय बचती थी तो गुरुजी हमें भी चाय देते थे अपनी, मतलब कि भाई चलो तुम भी पी लेना, तुम बना रहे हो। ऐसा बहुत सारे किस्से बचपन के। सहेलियाँ तो होती हैं, फिर बचपन की पूरी याद करते हैं स्कूल में, जब इससे रोटी वगैरह ले जाते थे हम स्कूल में, सब मिल बांट के खाना, उस जगह पे जाके बैठना। एक किस्सा गांव का याद आता है, जब आप रात को देर हो गई, बस नहीं मिल पाई और आप किसी के घर पे रुके थे, कोई किस्सा याद आता है आपको? आप इस किस्से का जिक्र पहले भी कई बार कर चुके हैं, जी उसको सुनना चाहेंगे आपसे। तो जब हम गांव से यहाँ ऋषिकेश बस चुके थे, तो फिर क्या होता था कि गर्मियों की छुट्टियां जैसे होती थी तो गांव जाना होता था, क्योंकि यहाँ भी हमारा मकान है, तो फिर यहाँ भी छोड़ नहीं सकते, तो सब एक साथ जा नहीं सकते थे। तो एक बार की ऐसी बात है कि मैं और मेरी माँ जी मतलब हम गांव जा रहे थे, बस में बैठ गए, ठंडियों का समय था उस टाइम, कुछ शायद मुझे लगता है शादी ब्याह था कुछ, तो हमें जाना था गाँव में। तो हम यहाँ से बस में तो बैठ गए। अब बस में नौठा एक जगह है, वहाँ पहुँचे तो क्या हो गया, हमारी बस ख़राब होगी, शाम का समय था तो बस हो गई ख़राब। बस ख़राब होगी तो भाई गांव का तो ये कि शहर की बात तो है नहीं कि हर सेकंड में गाड़ियाँ आ रही हैं, वहाँ तो ऐसा नहीं, वहाँ तो टाइम से चलती है बसें कि भाई 11 बजे बस आएगी, उसके बाद 12 बजे आएगी, 1 बजे आएगी, और वहाँ से तो फिर आगे थलसेन काफ़ी दूर है, तो शाम पौड़ी से मुझे लगता है 3 बजे 2-3 बजे के बाद कोई बस जाती नहीं है। तो हम फिर वहाँ पर रुक गए हुए नौठा बाज़ार में। हमने कहा क्या करें। हमने दुकानों में पूछा कि भाई हमें मतलब रहने के लिए कोई कमरा मिल जाए। तो भाई सब ने कहा कि भाई अब गांव का बाज़ार है तो कई मुसीबत होती है, 2 महिलाएं हैं, कैसे तुम रहोगे, क्या होगा। उन्होंने हमें बोला कि भाई बगल में ये नदी रास्ता है नदी जाने का, इस नदी को पार करके बगल में गाँव था सैंजी, तो आप क्या करो उस गाँव में चल जाओ, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, आप वहाँ जाओगे किसी के घर भी रह लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर शाम हो गई तो मैं और मेरी माँ जी हम उस गाँव में चले गए। हम एक घर में गए कि हमने उनको बताया पूरी बात कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हमारी बस ख़राब होगी। तो उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं, आओ। अब बस हम उनके घर में रहे, रात का खाना पीना सब मिलजुल के हमने भी बनाया, उनकी मदद करी, उन्होंने भी बैठ के बातचीत करी, खूब मतलब आनंद से रहे पूरी रात बातचीत। कई अब गाँव में तो क्या होता है, कहीं ना कहीं से दूर दूर से रिश्तेदारी निकल ही जाती हैं, तो ऐसे हम पूरी रात भी रहे। फिर सुबह जब हम आए पहले आराम से बैठ के बातचीत कर, जो सुबह गाड़ी का टाइम हुआ तो मतलब उन परिवार के जो अगल बगल उनके और लोग भी थे वो भी हमें छोड़ने वहाँ तक आए, नौठा बस में बिठाने के लिए। हमारा सामान हम नहीं लाए, मतलब वो सामान लेके आए। तो मतलब गांव का इस तरह का माहौल होता है, इतना प्यार प्रेम का।
और तो सब छोड़िए, सामान लाना तो अलग बात। उन्होंने जो मतलब उस समय जो सीजन था, उनके पास दालें वगैरह जो थी, थोड़ा थोड़ा गांव में बोलते हैं ना कुटरी बांधना, तो उन्होंने जो थोड़ा थोड़ा उनके पास कुटरी, वो कुटरी 3-4 कुटरियाँ बांध के हमें थैले में रख के दी कि ये भी तुम चलो ले जाना, मतलब समलौल बोलते हैं ना गांव में कि चलो इसे लेके जाना। तो वो भी हमारे लिए यार, हमें बस में बिठा के तब जा रहे, होता है ना गांव में गले मिलना, पैर छूना, सेवा भुक्की वगैरह पीना, ये सब ऐसा करके मतलब इतनी विदा करा कि वो भी रो रहे, हम भी, मतलब जैसे कि हम रिश्तेदार हैं, मतलब हम इनको बहुत पहले से जानते हैं, मतलब ऐसा कुछ, मतलब ये होता है गाँव का माहौल। जो यहाँ फिर भी मुझे लगता है कि ऋषिकेश तो हमारा ऐसा माहौल है कि हम जिस गली में भी जाएं कोई ना कोई पहचान का मिल ही जाता है। यहाँ का पूरा माहौल गांव जैसा है। बहुत सही आपने बताया कि गांव में स्नेह होता है, जी बिल्कुल। प्यार होता है, बुजुर्गों का प्यार है, बड़ों का प्यार है। क्योंकि जब आप गए तो जब आपको विदा किया तो एक बेटी की तरह आपको विदा कर रहे जी थे, जी जी जी। एक परिवार के सदस्य की तरह आपको विदा कर रहे थे। कितना भावुक कर देती हैं वो बातें। गांव इसीलिए आपको याद आते हैं। हाँ जी हाँ जी। और गांव में जब आप माता जी के साथ कभी घास लेने गए, कभी लकड़ी लेने भी जाते हैं, माता जी गुनगुनाती हैं, बेटियां उनसे सीखती हैं। मैं कई लोगों से बातचीत करता हूं तो कहते हैं कि मैंने कहा कि उनसे पूछा कि आप ने गाना गाना कब सीखा, तो उन्होंने कहा मैंने अपनी माँ से सीखा है, क्योंकि मेरी माँ गुनगुनाती थी। कई जगह मैंने ऐसा सुना है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? जी, गाँव में तो क्या है कि हमारी दादी थी, मम्मी थी, तो दादी क्या करती थी, गाँव में पहले चक्कियाँ तो थोड़ा दूर होती थी, तो मतलब गेहूँ ले जाना फिर पिसवा के लाना, ऐसा था। तो हमारी दादी जंदरा बोलते हैं ना, उसमें गेहूँ पीसती थी। तो हम भी बचपन में, तो हम उसमें एक वो धुन चलती ना, गर गर की आवाज़ आती है, पूरी लय चलती है। जी। लय में तो हम जैसे हम दादी के घुटने में सिर रख देते थे, दादी गुनगुनाती भी रहती, पीसती भी रहती, तो वाह। इस तरह से हमें भी लगता था। जैसे हमारी माँ जी वगैरह हैं, तो गांव में जैसे मतलब मेले वगैरह होते हैं, जैसे माना होली का समय है, तो पूरा 1 महीने तक गांव में लोग प्रोग्राम करते हैं। हर घर में चौक में महिलाएं गाती हैं, चौंफला खेलती हैं, थड़िया गीत लगाती हैं। तो हम भी सब बच्चे देखते रहते थे, और तो हम उनसे सीखे ये सब चीज़ें, मतलब ना माँ जी, अपनी दादी, चाची, ताई, इन लोगों से सब सीखे हमने ये सब चीज़ें। नीलम जी, जैसा कि मैं आपको सुन पा रहा हूँ और मैं जो समझ पा रहा हूँ उस हिसाब से मुझे लगता है कि गांव में कोई भी एक्टिविटी, कोई भी गतिविधि वो संगीत से जुड़ी हुई है। जंद्रा आप चला रहे हैं, उसकी घर घर की आवाज़ में भी संगीत है, और जो संगीत के जानने वाले हैं वो उसको सुन पाते हैं। जी, आप कुछ कह रहे थे। जी, जैसे गांव में तो क्या है कि गाय भैंस वगैरह दूध हो तो मट्ठा, वो छाछ बोलते हैं ना, छाछ, जी। उसमें भी ध्वनि आते से तो बच्चे उस लय में, उसी लय में बोलते थे। जी। फिर दादी और जब छोलते ना मट्ठा, जी। हम वहाँ बैठे रहे बच्चे भाई, तो ऐसे आवाज आ रही, तो हर चीज में संगीत आई। गांव की जिस संगीत की हम बात कर रहे हैं, गांव में चिड़ियों का चहचहाट, आप आराम से सुनिएगा, आपको लगता है कि हम कोई संगीत सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नदी का प्रवाह, बहुत सारी ऐसी बातें हैं गांव में जी जहां जी। से संगीत की धुनें निकलती हाँ हैं। जी हाँ जी हाँ जी। कोई गीत याद आता है आपको अपने गांव पर? हाँ, तो जैसा सर ने बताया कि भाई गांव के हर चीज में संगीत है, तो गांव में क्योंकि माहौल एकदम शांत होता है, तो आपको रात को भी हर चीज की ध्वनि सुनाई, झिंगुर की आवाज, हर आप देखोगे ना बारीक बारीक कई चीजों की आवाजें आपको सुनाई देंगी, और हर आवाज में क्या संगीत है। कोई जानवर है, चाहे पशु पक्षी है, हर किसी का जीवन में संगीत जुड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब तो गाँव में अच्छा चलता रहता। तो मैं चलो नेगी जी का ही गाना है, वो आपको सुनाती हूँ। मेरा डांडी काठियों का मुल्क जैलियो, बसंत ऋतु माँ जय। मेरा डांडी काठियों का मुल्क जैलियो, बसंत ऋतु माँ जय। हैरा बणु माँ बुरासी का फूल, जब बनांग लगाना होला। भीटा पाखों थे फ्यूली का फूल, पिंगला रंग मार ज्ञाना होला। लैया पैया गुराल फूलून, होली धरती सजी देखी जय। बसंत ऋतु माँ जय। मेरा डांडी काटियों का मुल्क जैली,
बसंत ऋतु माँ जय, बिंसरी देरियों माँ खिलदा फूल, राती गौ गौ गीतांगों का गीत, चैती का बोल औजियों का ढोल, मेरा रो तेरा मुल्क की रीत, मस्त बिगड़ैला बैखूं का ठुमका, बांधूं का लस का देखिए, बसंत ऋतु माँ जय, मेरा डांडी कांटियों का मुल्क जैली, बसंत ऋतु माँ जय, सैना दमवा और चैत बयार, घस्यारी गीतों ना गूंज दी, खेलूं माँ रंग मत ग्वेरे छोरा, अटकदा गोरे धमड़ांदी डांडी, उखी फूंडे भी खात्यूं होलो मेरो बचपन, उखी फूंडे भी खात्यूं होलो मेरो बचपन, उकरी सकलीत उकरी केले, बसंत ऋतु माँ जय, मेरा डांडी काठियों का मुल्क जैली, बसंत ऋतु माँ जय, बसंत ऋतु माँ जय। बहुत सुंदर। और नैन सिंह नेगी जी का ये गीत हमेशा गुनगुनाता रहा जाता रहा है। जी जी जी। लोग इस गीत को बड़े प्यार से गाते हैं और अपने गांव को याद करते हैं। मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ कि जब मैं रुद्रप्रयाग में था, जी जी तो एक गांव में था, तो जब मैं सुबह उठता था तो बेलों की जो घंटियां हैं, उनके गले में जो घंटियां हैं, उनकी आवाज़ से मैं उठता था। एक संगीत है गांव में, और बहुत अच्छा आप गा रहे थे, बहुत अच्छा आप गुनगुना रहे थे। तो गांव के जो मेले हैं उनमें भी प्रतिभा क्या है, कभी गए हैं आप उसमें? हाँ, गांव में जब रहते थे तो हमेशा ही मेले में जाना होता है। जलेबी खाते हैं, जो मतलब गांव की जो लड़कियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, हमारी दीदी वगैरह, बुआएं वगैरह, तो वो आती थी ना फिर मेले में, जैसे वहाँ आती थी, फिर वहाँ से मायके आती थी। तो एक रहता था कि भाई आज हमारी बुआ आएगी, हमें जलेबी खरीद के देगी, और सीटी लेते थे, हमारे सीटी और बांसुरी ये सब जी। लेते थे हम मेले से। जी। तो खुशी तो खुशी लाते थे। अब याद आते हैं वो मेले जब हाँ आप जी। शहर में इतनी दूर हैं गांव से? हाँ, बिल्कुल, वो मेले तो हमेशा याद आते हैं, क्योंकि जो उन जलेबियों का स्वाद है और जो छोले वगैरह का स्वाद है ना, वो स्वाद हम कई बार कई जगह जाते थे लेकिन वो मिलता ही नहीं है। मतलब अब मैं बोलती कि मुझे भी उसी स्वाद का खाना था, लेकिन वो मिलता ही नहीं, मतलब वो टेस्ट, या तो वो समय और लोग साथ में ऐसे थे इसलिए स्वाद था, या पता नहीं, तो मैं जानती नहीं, पर अलग ही बात थी कुछ। और आप अभी याद कर रहे हैं अपने गांव को, अपने गांव के मेलों को याद कर रहे हैं, वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसको आप ऋषिकेश में बैठकर याद कर रहे हैं, आप गुनगुना भी रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप संगीत की हर विधा से जुड़ना चाहते हैं, आप हर वाद्य यंत्र से जुड़ना चाहते हैं, आप हारमोनियम भी बजा रहे हैं, आप गिटार भी बजाते हैं, आप तबले पर भी जो है आप प्रैक्टिस करते हैं। आपने कई मंच साझा किए हैं, जी 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 मंचों पर आपने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। जी। जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तो कितना उत्साह मिलता है, कितनी प्रेरणा मिलती है? प्रशंसा तो इंसान को, मतलब उत्साहवर्धन से तो इंसान को प्रेरणा मिलती है कि चलो, मतलब मैं भी कुछ कर सकता हूँ, या मैं मुझ में भी वो योग्यताएं हैं, तो प्रेरणा उसमें उससे बहुत मिलती है इंसान को। कोई एक ऐसा किस्सा आप साझा करना चाहेंगे जब आपको लगा कि नहीं, मुझे इस विधा को आगे बढ़ाना है, मुझे आगे बढ़ाना है? पढ़ाई लिखाई तो अलग बात है, शिक्षण कार्य के साथ साथ मुझे संगीत की विधा को भी आगे बढ़ाना है। कई बार जैसे मैं कभी कहीं प्रोग्राम में देखने भी जाती हूँ, मतलब, और मैंने भी शादी से पहले भी कई प्रोग्रामों में गाना गाती थी। खैर, गाना तो स्कूल से हम गाते थे, भाग लेते थे, मतलब कोई प्रोग्राम हो, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, काफ़ी सारे गाने याद कर रखे हैं। तो मेरा ये था कि अब जैसे मैंने मतलब गाया, मैंने देखा कि यार
मतलब हम लोगों को तो इतना खैर मौका मिला नहीं, क्योंकि कोई इतनी पहचान वगैरह है नहीं जो हमें मतलब आगे बढ़ा इस चीज़ में। आजकल तो खैर काफ़ी कुछ ये मोबाइल से हो चुका है, लेकिन तब इतना था नहीं। तो हमें लगता था कि हम तो, हमारी आवाज़ भी अच्छी है, हमें याद भी इतना कुछ है, फिर भी हम कुछ कर मतलब क्यों नहीं कर पा रहे। तो जब आप जैसे मैं स्कूल में हूँ तो मैं अब काफ़ी खुश रहती हूँ इस चीज़ से कि मतलब मैं रोज़ स्टेज पे मेरे ये सब प्रोग्राम चलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब गाना मेरा रोज़ का हो गया ये कार्यक्रम टाइम वो ना, कि बच्चों को लय से सिखाना, बच्चे भी गाते हैं, मैं भी, इतने सारे मतलब हमारे बच्चे काफ़ी आगे हैं इन चीज़ों में। क्योंकि आप तो रोज जो सुबह की जो प्रार्थना होती जी है, जी जी। आप उस प्रार्थना का एक अहम हिस्सा हैं। आप बच्चों को गीत सुनाते हैं, आप बच्चों को अंताक्षरी में भी आप प्रतिभाग कराते हाँ हैं जी हाँ बच्चों जी हाँ को। जी बच्चे जब आपसे मिलते हैं, हाँ जी। क्या कहते हैं बच्चे? मैं तो कई बार, जैसे जिन क्लासों को मैं पढ़ाती नहीं हूँ, कभी जैसे एग्ज़ाम वगैरह होते तो हमारी ड्यूटी लगती है क्लासों में, तो वहाँ तो हर क्लास के बच्चे होते हैं, एक ही क्लास के नहीं होते, 6 7 8 हर एक एक दो दो बच्चा हर क्लास के होते हैं। तो बच्चे, मुझे कई बच्चे बोलते हैं कि मैम आप तो जो आप बोलते भी हो ना, बात करते हो, तो वो भी आप ना एक गाने की तरह बात करते हो, ऐसा बच्चे मुझे कहते हैं। मैंने कहा नहीं बच्चों, ऐसा तो नहीं है कि हाँ मैम आप तो, मैं गद्य भी पढ़ाती हूँ जैसे ना पाठ, तो बच्चे कहते हैं आप लय में पढ़ाते हो, नहीं ध्यान से सुनते हैं। मैं उनको डांटती हूँ, वे ऐसे क्यों देख रहे हैं, ऐसे कैसे समझे आप लोग कि मैम ना आप एक लय से गाते हो, प्रश्न उत्तर जो बोलते हो लय से बोलते हो। तो मुझे लगता है कि मैंने एक कहा, एक एक रचना और सुनना चाहेंगे आपकी। तो मैंने काफ़ी समय पहले ये कविता लिखी थी नारी पर न, तो मैं वो उसकी 4 पंक्तियाँ आप लोगों को सुनाना चाहूँगी कि नारी आधारशिला सबकी, नारी आधारशिला सबकी, उत्पत्ति करता जग की नारी, नाड़ी चलती जीवन चलता, गतिमान जहाँ यह नारी से, नारी आधारशिला सबकी, सृजन करता नवांकुर की, परिपालक होती है नारी, जिस सांचे में ढालो ढलती, कंठक पर मुस्काती चलती, ग्रह की सौभाग्य सूचक नारी, मंदिर में दिव्य स्वरूपासी, दिग्भ्रमित को दिशा दिखाती, दीपक की ज्योत सी है नारी, बेटी बहू बनकर स्मितता बिखराती घर घर, देश की रक्षा में भी तत्पर, सीमा की प्रहरी भी है नारी, नीलांबर में उड़ान भरे, सागर तल से मोती चुनती, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चहुदिस की था नापे नारी, कोमलता में पल्लव समसी, उर्विस्तृत धरा सदृश जिसका, सिंचित करती स्वप्रेम से जो, अमृत रसधार होती नारी, नारी आधारशिला सबकी, उत्पत्ति करता जग की नारी, नारी आधारशिला जग की। आगे जो भविष्य की जो योजनाएं हैं संगीत को लेकर, गीतों को लेकर, वो क्या है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। मैं तो ये मानती हूँ कि, मैं तो बोलती हूँ जो अब बच्चे अपने अपने स्थानों पे सेट हों, तो हम ऐसे मतलब इधर उधर जाएं, ऐसा जगह जगह की जो संस्कृति है उनको हम भी सीखें, मतलब कि वहाँ क्या उनकी विरासत है, क्योंकि विरासत को संजो के रखना हमारा कर्तव्य है। जब हम उसे सीखेंगे जानेंगे तो ही अपनी आगे वाली पीढ़ी को बताएंगे, हम उनको बताएंगे तो आगे वालों को बताएंगे, क्योंकि अब गाँव में तो काफ़ी कम लोग रह चुके हैं। अगर वो चीज़ विलुप्त हो जाएगी तो फिर आगे तो बहुत कुछ समय बाद तो हमारे बच्चे भूल ही जाएंगे कि भाई गांव में गांव भी होता था कुछ, उन्हें पता ही नहीं होगा गांव भी कुछ होता था, या गांव में मेला क्या है, तो उन्हें इस चीज़ का अंदाज नहीं होगा। इसलिए संस्कृति को संजो कर रखने का हमारा पूरा कर्तव्य बनता है, मतलब कि हम इसे जाएं और सीखें और उसे आगे तक पहुँचाएँ। बिल्कुल सही कहा आपने कि संगीत के माध्यम से आप अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में संगीत वो रस घोल दे, वो सद्भाव के रस घोल दे, वो प्यार के रस घोल दे, वो तरक्की के रस घोल दे और उनके जीवन को खुशनुमा बना दे, उनके जीवन को खुशहाल बना दे, ऐसा आप चाहते हैं। जी, जी, जी। और ये संगीत के माध्यम से आपको पता है कि आप जानते हैं कि संगीत के माध्यम से ही संभव हो पाएगा, ये कारगर हो पाएगा। अभी हम बात कर रहे थे श्रीमती नीलम जोशी जी से। आप प्रवक्ता हैं, संस्कृत के प्रवक्ता हैं श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज में, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं जिस कॉलेज में आपने पढ़ाई की थी। आप 11वीं और 12वीं कक्षा आपने वहाँ पढ़ी। श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से पढ़ाई की थी। आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, आप सबने गीतों को सुना, आपकी रचनाओं को सुना, भजन सुने और वाद्य यंत्र पर आपको सुना।
बहुत अच्छा लगा और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. और मैं अंत में दो पंक्तियां कहना चाहूँगी कि मैं तो ये मानती हूँ कि हर व्यक्ति अपना कमा रहा है, अपना खा रहा है, कोई किसी का रास्ता नहीं रुक रहा, तो क्यों हम आपसी मतलब द्वेष भावना क्यों बढ़ाएं, अपना आराम से रहें। हर जिसका ईश्वर ने हर इंसान को बना के भेजा अलग रूप में, हर किसी में कोई ना कोई गुण है, उन गुणों को अपना निखारें, एक दूसरे से भेदभाव मिटा करके अपना आगे बढ़ते रहें। जब हम आगे बढ़ेंगे लड़ाई द्वेष भावना छोड़ करके, तो हमारे शहर का विकास होगा, परिवार का विकास होगा, उसका विकास होगा, तो देश का भी विकास होगा। आपस में भेदभाव करके कुछ नहीं मिलने वाला। तो हम खुद भी आगे बढ़ें और सबको आगे बढ़ाने की प्रेरणा दें। संगीत हमें ये तो सिखाता है कि भाई श्री कृष्ण ने लिखा है ना कि वेदा नाम साम वेदोस्मि, मैं वेदों में साम वेद हूँ। साम वेद मतलब गायन का वेद, तो मतलब गीत संगीत तो इतने पहले से चला आ रहा है। और संगीत का तो महत्व तो मतलब ही यही है कि आप आपस में प्यार प्रेम से रहें। तो मुझे लगता है अगर हम सब प्यार प्रेम से रहें तो जो जितनी बुराइयां समाज की वो धीरे धीरे समाप्त होंगी, ऐसा मुझे लगता है, मेरा ऐसा मानना है। आपका कहना है कि संगीत प्रेम का रास्ता दिखाता है, हाँ संगीत जी, सद्भाव जी, का जी, रास्ता बिल्कुल, दिखाता हाँ है, जी। और ये रास्ता हमें खुशहाली की ओर ले जाता है, जी, बिल्कुल। ये रास्ता हमें समृद्धि की ओर ले जाता है। तो क्यों ना संगीत को चुने, संगीत को गाएं, गीतों को गुनगुनाएं। कितना अच्छा लगता है जब हम गीत गुनगुनाते हैं। आपने बहुत अमूल्य समय दिया और बहुत अमूल्य जानकारियां आपने हमें दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और सब श्रोताओं का भी जो मेरी बात जिन्होंने सुनी इतने ध्यान से और मुझे सराहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।